नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 1 नवंबर 2022 और हम प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित अपने डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज मेनली दो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, इस पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे संविधान में के अंतर्गत किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो समान नागरिक संहिता की तरफ इंडिकेट करते हैं। दूसरा है हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा यूपी से संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित, जिसमें सरकार ने सीमावर्ती 34 जिलों को एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह विकसित करने का फैसला लिया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हमारे जिसपे हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित। चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि गुजरात के जो होम मिनिस्टर है हर्ष संघवी, उन्होंने समान नागरिक संहिता के लिए एक अलग से समिति के गठन की घोषणा की है। देखिए, इससे पहले उत्तराखंड ने भी न्यायमूर्ति रंजना देसाई, जो सेवानिवृत्त हो चुकी, रिटायर हो चुकी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति के गठन की घोषणा की थी। कब? मई में, इसी साल मई में। ठीक है, तो ये समिति हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रंजना देसाई समिति किस राज्य ने गठित की थी? तो उत्तराखंड ने। ठीक है, देखिए अब देखते हैं भारतीय संविधान में के किस भाग में या किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। भाग 4 अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है, जो क्या करता है, सभी धार्मिक समुदायों और उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी विवाह, तलाक हो गया, विरासत या गोद लेने की जो कानून होते हैं उन पर लागू होगा। कहने का मतलब यह है कि चाहे जिस भी धर्म के समुदाय के लोग हों, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख या ईसाई, जितने भी धार्मिक समुदाय हैं उनके लिए क्या होगा, एक समान कानून होगा। किससे संबंधित? उनके व्यक्तिगत मामलों से संबंधित, जैसे शादी विवाह, तलाक, विरासत और गोद। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति क्या है। कौन कौन से कानून हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू हुई है। तो देखिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872। ये कुछ ऐसे अधिनियम या एक्ट हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि इन कानूनों के जरिए भारत में समान नागरिक संहिता कुछ मामलों में लागू है। इनकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो देखिए, जब भारत में ब्रिटिश सरकार थी या ब्रिटिश का शासन था औपनिवेशिक काल में, तो उस समय 1835 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, उस रिपोर्ट में क्या था, अपराधों, सबूतों एवं अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो भारतीय कानून के एक रूपता की बात की थी। यानी कि एक रूपता की मतलब समानता की बात की थी। ठीक है, इसीलिए भारतीय अनुबंध अधिनियम देख लीजिए 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932 और साक्ष्य अधिनियम 1872 को लाया गया था। देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो मौलिक अधिकारों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जिसका उल्लेख संविधान के पार्ट 3 में है, जिसको हमने कल डिस्कस किया था, कल के अपने करंट अफेयर्स के सीरीज में। तो आप वहां से देख सकते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उसको डिस्कस किया गया था। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो यह क्या है, न्यायोचित है, इसकी प्रकृति न्यायोचित है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए कानून यानी सुप्रीम कोर्ट या अदालत का क्या करते हैं, दरवाजा खटखड़ा सकते हैं, उसको लागू करवा सकते हैं। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है इसकी प्रकृति क्या होती, गैर न्यायोचित होती है। अर्थात आप इसको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के पास नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जो
अब बात करें नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आगे इस स्लाइड में हम देखते हैं जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 35 से लेके 51 तक किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद 35 से 51 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है, अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखें, जैसे आर्टिकल अनुच्छेद 39A। 39A क्या कहता है? ये नागरिकों के लिए समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए है। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। बात करें आगे अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 43A। 43A क्या प्रावधान करता है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। आगे जो हमारा है वह है 48। 48 क्या करता है? कृषि एवं पशुपालन के संगठन के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, 51 किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और बात करें 48A। ठीक है, 48A की बात करें तो ये किससे संबंधित है? पर्यावरण सुरक्षा एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डीपीएसपी से संबंधित, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, जो अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक है, पार्ट 4 में। 39A क्या कहता है? नागरिकों के समान न्याय मुफ्त कानूनी सलाह के लिए है। ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। 43A उद्योगों के प्रबंधन एवं श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन के संगठन के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। 48A अनुच्छेद 48A पर्यावरण सुरक्षा एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। देखिए, ये जो आपका डीपीएसपी है, ये सब जानते किससे लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में इसको ग्रहण किया गया था। और बात करें मूल अधिकारों की, ठीक है, यहां देख लेते हैं, ये जो मौलिक अधिकार है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में हुआ है, ये लिया गया था अमेरिका के संविधान से। तो ये कुछ टॉपिक जिन पे हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश के सरकार ने, ठीक है, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यूपी पीसीएस 2023 के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको स्टार लगा के ध्यान से समझ लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो सीमावर्ती 34 जिले हैं, ठीक है, जो नेपाल से लगते हैं, बिहार से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड से जो लगने वाले जितने जिले हैं,
उनको क्या किया है, उन 34 जिलों को एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह विकसित करने का फैसला लिया है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब यह है कि इन 34 जिलों का अपना एक अलग ब्रांड होगा, इनकी एक अलग पहचान होगी। ठीक है, ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर का मतलब यह है। तो ये जो 34 जिले हैं, ठीक है, सीमावर्ती जो 34 जिले हैं, इनको दो श्रेणियों में बांटा जाएगा। वो दो श्रेणी कौन कौन से होंगे? पर्यटन, संस्कृति एवं औद्योगिक विकास की दृष्टि से। ठीक है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से जो जिले इंपॉर्टेंट होंगे उनमें क्या किया जाएगा? होटल का विकास किया जाएगा। ठीक है, होटल का विकास किया जाएगा, यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की जाएगी। और जो औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो जिले होंगे उनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट एक जिला एक उत्पाद के तहत इसका विकास किया जाएगा। और इन जिलों में क्या किया जाएगा? जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सॉरी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है उसको क्या किया जाएगा? इन जिलों में प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो इन जिलों को बांटने का आधार क्या होगा? दो आधार होंगे, पर्यटन संस्कृति एवं औद्योगिक विकास। जो पर्यटन संस्कृति से संबंधित जो जिले होंगे उनमें होटल रेस्टोरेंट का विकास किया जाएगा, और जो औद्योगिक विकास से संबंधित जिले, महत्वपूर्ण जिले होंगे, उनमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के तहत उसको विकास किया जाए, उसको विकसित किया जाएगा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो उत्तर प्रदेश ने उपलब्धि हासिल की है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा? इन जिलों में प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से सीमावर्ती जिले हैं। 34 जिलों को देख लेते हैं। देखिए, यहां है नेपाल। ठीक है, तो नेपाल से सटे जो सीमावर्ती जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। मैप में आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, नेपाल की सीमा से लगे इन जिलों को क्या किया जाएगा? एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह विकसित किया जाएगा। वहीं बात करें बिहार से लगे जो जिले हैं, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ठीक है, इन जिलों को वही विकसित किया जाएगा। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, देखिए यहां बिहार है आपका, यहां है एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से जो सटे जिले हैं वो कौन कौन से हैं? मिर्जापुर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, नाम बदल दिया गया है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, ठीक है, इटावा और आगरा। ये मध्य प्रदेश से सटे जिले हैं जिनको विकसित किया जाएगा ब्रांड एम्बेसडर की तरह। अब देखते हैं राजस्थान में कौन से हैं सटे जिले। ये मथुरा और आगरा। आगरा जो है मध्य प्रदेश से भी लगता है और राजस्थान से भी लगता है, तो ये दो जिले हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से जो सटे जिले हैं वो है सहारनपुर। ठीक, अब बात करें झारखंड और छत्तीसगढ़। देखिए यहां छूट गया, यहां झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, नीचे तो झारखंड और छत्तीसगढ़ से जिला लगता है वो है सोनभद्र। ये देखिए सबसे नीचे है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है। और बलिया जो अभी बताया गया है बिहार से सटा हुआ जिला है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ से जो सटा जिला है, सीमावर्ती जिला है, वो है सोनभद्र। इसको भी विकसित किया जाएगा। अब बात करें हिमाचल प्रदेश के जो सटा जिला है वो है सहारनपुर। सहारनपुर हरियाणा से जो सटा जिला हुआ है वो है शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, और मथुरा। ये 4 जिले हैं जिनको विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड से जो सटे जिले हैं, यहां से देख लीजिए, पीलीभीत से, यहां से उत्तराखंड लगता है। ठीक है, तो ये पीलीभीत उत्तराखंड से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है।
अभी आगे बताया गया है। फिर है बरेली, फिर है रामपुर, ये देखिए रामपुर है ब्लू कलर का, ये है मुरादाबाद, ठीक है, ये है मुरादाबाद। फिर है बिजनौर, फिर है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर देखिए यहां से भी सटा है और उत्तराखंड से भी सटा है। तो ये टोटल 34 जिले हैं जिनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत क्या किया जाएगा, एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आप अगर चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके पीसीएस के लिए 2023 में जो प्री एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ के लिए, और जो समीक्षा अधिकारी आरओ और एआरओ का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब आगे देखते हैं जो हमारे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में लूला दा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। आंसर होगा ब्राजील। लूला दा सिल्वा, याद रख लीजिएगा, कभी कभी जो नियुक्तियां होती हैं विभिन्न देशों में राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की, उससे भी संबंधित उनका नाम या देश का नाम पूछ लिया जाता है। तो लूला दा सिल्वा ये ब्राजील के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, तीसरी बार ये बने हैं, ठीक है, तीसरी बार ये ब्राजील के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, तो यह चर्चा का विषय है इसीलिए इसको इसमें डाल दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। किस संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ है, संविधान किस भाग में है, तो ये पार्ट 4 में है। पार्ट 4 क्या है, डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आगे कौन सा है, हाल ही में किस शहर में केबल ब्रिज के टूटने से 140 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। ये देखिए बहुत सारे ये चर्चा का विषय बहुत ही ज्यादा है, बहुत सारे वीडियो भी देखने को मिले हैं कि कैसे केबल ब्रिज टूट गया है। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसको स्टार लगा के देख लीजिएगा। मोराबी शहर है वो, मोराबी शहर कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में स्थित एक शहर है मोराबी शहर, ठीक है। वहां क्या था, एक केबल ब्रिज बना हुआ था, कौन से नदी पे, जैसे ये नदी है माछू नदी था ये, ठीक है, माछू नदी, माछू नदी पे ये नदी है, इस पे बना था ब्रिज, केबल ब्रिज बना था, ठीक है। वहां पे क्या हुआ कि इस केबल ब्रिज पे जो गए थे पर्यटक घूमने, उनकी संख्या ज्यादा हो गई थी, तो ओवरलोड की वजह से ये ब्रिज क्या हुआ, टूट गया। इससे 140 से अधिक व्यक्तियों की, अभी तक जो न्यूज में आया है उसमें बताया जा रहा है कि 140 से अधिक व्यक्तियों की क्या हुई, मृत्यु हो गई है। तो इसलिए ये शहर, ये ब्रिज और ये जो नदी है माछू नदी, ये ब्रिज जिस नदी के ऊपर बना है उस नदी का नाम है माछू नदी, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो वो राज्य कौन सा है, गुजरात राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है वो गुजरात में है। गुजरात में किस शहर में है, तो एकता नगर में, एकता नगर में है ये भूल भुलैया उद्यान, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा भूल भुलैया है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अब इकोनॉमिक्स से संबंधित है। चालू वित्तीय वर्ष, जो चालू वित्तीय वर्ष है हमारा 2022 और 23, ठीक है, इसकी पहली छमाही यानी बात की जा रही है अप्रैल से सितंबर के बीच में। अप्रैल से सितंबर के बीच में जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो कितने का है, 6.20 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा है। अब देखते हैं कि ये जो राजकोषीय घाटा है सरकार के द्वारा अनुमान लगाए गए राजकोषीय घाटा से कितना परसेंट है, तो ये है पिछले, अगर बात करें तो ये टोटल 37.3% है। सरकार का जितना अनुमान था 2022 और 23 में राजकोषीय घाटा होगा, अनुमान कितना था, 16.61 लाख करोड़ रुपए का क्या था अनुमान था कि इतना राजकोषीय घाटा होगा। उसके मुकाबले
जो पहली छमाही अप्रैल से सितंबर के बीच में जो राजकोषीय घाटा हुआ है वो टोटल 37.3% है, यानी 6.20 लाख करोड़ रुपए का है। आगे है उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र निर्माण क्षेत्र कहां विकसित होने जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी के करंट अफेयर्स के लिए, और जितने भी एग्जाम उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो ये कौन सा शहर है? कानपुर शहर है। ठीक है, कानपुर में जो डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है, डिफेंस कॉरिडोर, अभी हमने पिछले अपने वीडियो में डिफेंस कॉरिडोर के ऊपर भी डिस्कस किया था। तो देखिए, पहले बता दिया जाए कि जो डिफेंस कॉरिडोर है ये भारत के दो राज्यों में है। कौन कौन से? एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में। ठीक है, इन दो जिलों में क्या इन दो राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर विकसित हो रहा है। तो कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एशिया का सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र निर्माण क्षेत्र विकसित होने जा रहा है। ये कौन विकसित करेगा? तो अडानी ग्रुप द्वारा इसका विकास होगा। ठीक है, इसके लिए कानपुर में 499 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया है। ठीक है, इस अडानी ग्रुप को 499 एकड़ जमीन का क्या किया गया? आवंटन किया गया। किस लिए किया गया है? तो जो अस्त्र शस्त्र निर्माण क्षेत्र विकसित करने के लिए, कहा? कानपुर में। किसके अंतर्गत? डिफेंस कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है कानपुर में, उसके पास ये विकसित होगा। ये रहा हमारा आज का महत्वपूर्ण डिस्कशन। इसमें हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता पर डिस्कस किया। डिस्कस किया है हमने दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो यूपी से संबंधित था। यूपी से संबंधित मतलब 34 सीमावर्ती जिलों को क्या किया जाएगा? एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह विकसित करने का फैसला लिया गया है। ये रहा हमारा आज का पूरा डिस्कशन।